गाइज ओ लेवल एंड ट्रिपल सी सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 8 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे सीपीयू के बारे में और सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसकी स्पीड क्या होगी, किस तरीके से काम करता है, ये सारा चीज़ आप इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम। क्योंकि अक्सर हमेशा ट्रिपल सी वगैरह में ऑप्शनल जो क्वेश्चन बनते हैं या M1 R5 में जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं वो इस मेमोरी से कुछ इस कदर ऐसा उठा लेगा क्वेश्चन जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं यहाँ पे उन टॉपिक पे भी बहुत अच्छे से गौर करूँगा। समय ना गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ CPU, ठीक है। पहले यहाँ पे ये समझ लीजिएगा CPU का काम क्या होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आमतौर पे सभी लोग बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम बोले हिंदी भाषा में तो कंप्यूटर का दिमाग या हमारा आपका भी एक दिमाग होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा दिमाग सही नहीं होगा तो हम ऊट पटांग हरकतें करेंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि अगर CPU के पास दिमाग ही ना हो तो कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब CPU का ब्रेन अच्छा होगा तभी जाके अच्छे से वो इंस्ट्रक्शन को, जो कोई भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, मतलब सॉल्व करके आपको देगा। इसी CPU को हम यहाँ पे प्रोसेसर भी बोलते हैं और साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छोटा होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका टास्क क्या होता है, इसका टास्क अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूंगा, इसका टास्क होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन का या लॉजिकल ऑपरेशन की बात करेंगे, ये भी आपका इसका अलग अलग टास्क होगा। इसका मतलब जैसे कि कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप आप लेते हैं, देखिए वहाँ पे जो प्रोसेसर होगा ना, वहाँ पे या तो इंटेल का होगा या तो यहाँ पे AMD का प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग इसका जनरेशन होता है। तो जनरेशन की बात यहाँ पे हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन वो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल क्या है। अर्थमेटिकल का मतलब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इनटू, यहाँ पे आपका है ना डिवीजन और यहाँ पे मॉड, ये सारे अलग अलग आपके अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकल के ऑपरेशन आएंगे वो एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लॉजिकल की बात अगर हम करेंगे, दो अलग अलग टास्क अगर हम दे दें, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग टास्क 1 हो गया, ये टास्क 2 हो गया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों में मुझे अगर कंपैरिजन करना हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है कौन सा इसके बराबर नहीं है, ठीक है, या ग्रेटर है या बड़ा है या बराबर है या छोटा है बराबर है, ये सारा कंपेयर मुझे करने के लिए मुझे लॉजिकल ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि काम क्या करेगा, यही CPU ही तो करेगा। अब आगे हम समझेंगे इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसको मैं विस्तार रूप में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए बात करेंगे कैसे CPU काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट है क्या, जैसा कि मैंने बताया है आपको, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, या ढेर सारे जितने भी आपके इनपुट डिवाइस हैं वो क्या आपके इनपुट यूनिट कहलाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर की मदद से आप यहाँ से इनपुट देंगे। जैसे मान लीजिए मैं कीबोर्ड मान लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैं मान लिया माउस मान लिया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। अब इनपुट के फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर जो समझता है वो हमारा वो 0 और 1 की भाषा समझेगा। और कीबोर्ड से अगर मान लीजिए मैं यहाँ से टाइप करता हूँ A, अगर मान लीजिए मैं A फॉर एप्पल टाइप करता हूं, तो क्या कंप्यूटर 0 और 1 में कैसे ये परिवर्तित करेगा, इस प्रोसीजर को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले A क्या होगा, आपका कन्वर्ट होगा किस में, यहाँ पे देखिए ASCII कोड में। अब कहेंगे ASCII कोड क्या होता है, तो ASCII का पूरा नाम यहाँ पे ये देखिएगा, ASCII ASCII, ASCII का पूरा नाम रहेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये तो ASCII का पूरा नाम है। तब ये समझ लीजिएगा जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर इन द सेंस अल्फ़ाबेट A से लेके Z तक, या कोई भी सिंबल्स, वो आपके क्या एक कैरेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, अब कैरेक्टर की बात करेंगे A to Z अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो हर एक सिंबल का अलग अलग एक यूनिक कोड होता है जो एक ASCII के अंतर्गत उसको रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक कोड है, जैसे UP 62 हो गया, आपका कहीं एक डिस्ट्रिक्ट का कोड है, UP 63 हो गया, UP 65 हो गया, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कोड है ना। ठीक उसी प्रकार से हर एक कैरेक्टर का एक यूनिक कोड रखा गया है। जैसे यहाँ पे कैपिटल A की बात करेंगे, तो ये कैपिटल A का जो आपका रखा गया है वो 65 रखा गया है,
ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिटल बी की बात करेंगे तो 66 रखा गया है। सो ऑन आपका जेड तक ऐसे चला जाएगा। अगर स्मॉल ए की बात करेंगे तो ये आपका 97 रखा गया है। स्मॉल बी की बात करेंगे 98 रखा गया है। सो ऑन आपका ये जेड तक चला गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके अलावा भी, अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, स्पेस बटन दबाता हूँ ना, तो उसका भी एक आस्की कोड होता है जिसको बोलते हैं 32, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 0 प्रेस करता हूँ, 0 संख्या होता है ना, तो आपका उसका क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये अलग अलग जितने भी सिंबल हैं उसके एक आस्की कोड डिफाइन किए गए हैं। अब ये आस्की कोड मान लीजिए ए आपका क्या है, ए मैंने टाइप किया तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 65। देखिए ए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 65, ठीक है, 65 है। अब ये 65 क्या है, ये एक डेसिमल संख्या है। ये क्या है, एक डेसिमल संख्या। इसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन भाषा में जिसको बोलेंगे बाइनरी नंबर, ठीक है। अब बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। अब यहाँ पे 65 को बाइनरी कैसे निकालेंगे ये हम समझेंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए 65 का बाइनरी क्या होगा। मान लीजिए 65 ये है, इसको मुझे बाइनरी निकालना है। तो मैं हिंदी में अगर बात करूँगा तो ल से निकालते हैं ना, या एलसीएम निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे। मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखिए कितनी बार जाएगा ये, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 दूनी 4। रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए क्या 16, रिमाइंडर 0 बचा, 0 में लिख दिया। फिर अगेन यहाँ पे 2 में अब कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 बचा। फिर अगेन यहाँ पे मैंने किया क्या 2 4, यहाँ पे रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन मैं 2 से भाग दिया, यहाँ पे 2 आया और रिमाइंडर 0। फिर अगेन देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर से 2 से यहाँ पे 1 आया और रिमाइंडर 0। तो इसका अगर बाइनरी संख्या मैं निकालूँ तो यहाँ से लेके ये देखिए टॉप तक आपका क्या बाइनरी संख्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इरेज करके देखिए मैं लिखना चाहूँ कि ए का जो आपका बाइनरी संख्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ए का रहेगा क्या 1 0 0 0 0, कितनी बार है यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम 0 है ना, तो 4 हुआ एक, ये 5 और ये 1। ये तो इसका बाइनरी संख्या में देखिए परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये बाइनरी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे क्या बाइनरी में आपका क्या आ गया 1 0 0 0 1 के फॉर्म में आ गया। अब ये क्या करेगा डायरेक्टली, अगर यहाँ पे केवल अल्फ़ाबेट वगैरह रहेगा तो ये कहाँ पे भेजेगा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा इनपुट लेने के बाद कहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे तुरंत भेज देगा। कहाँ पे, इस कंट्रोल यूनिट के पास। लो भाई आप कंट्रोल करो, इस डेटा को आप कंट्रोल करो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 1 5 टाइम 0 और 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये आप यहाँ पे चेक करेगा, कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है ना, तो बस यहीं से फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है ना। कहाँ पे आउटपुट दिखा देगा, ये आपके डिस्प्ले पे नज़र आ जाएगा। इन केस अब यहाँ पे आउटपुट डिवाइस की मदद से क्या आपके जैसे हो गया मॉनिटर हो गया, ठीक है, या साउंड बॉक्स हो गया, तो अलग अलग जैसे आपका है अलग अलग प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे आपके क्या है आउटपुट डिवाइस हैं। तो इसकी मदद से आप यहाँ पे रिजल्ट देख पाते हैं। अब रिजल्ट को आप चाहते हैं जैसे ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अब इसको चाहेंगे मैं इसको सेव करूँ तो ये क्या रहेगा, रिटर्न आपके फिर से यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। अब फिर से अगेन ये ट्रांसफर कर देगा किसको, स्टोरेज मेमोरी को। ये भाई आप इसको सेव कर लो, सुरक्षित कर लो, क्योंकि मुझे आउटपुट से वहाँ से मुझे कमांड फिर से मिला है कि हम इसको सेव कर लें, ठीक है। तो जब ये सेव हो जाएगा तो आपका क्या स्टोरेज यूनिट में प्रॉपर तरीके से दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे नॉर्मल डेटा समझ में आ गया। अब इन केस मान लीजिए मैं यहाँ पे 2+2 देता हूँ, इनपुट में 2+2 दिया तो इसका रिजल्ट तो एक प्रकार से 4 आएगा। तो यहाँ पे 2+ दिया तो इनपुट आपका इसी तरीके से बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आप कंट्रोल यूनिट के पास अगर ये आया तो ये तो कहेगा भाई ये तो हमारे पास जो 2 and 2 है, 2+2 है, ये तो आपका एक लॉजिकल ऑपरेशन है। तो लॉजिकल जहाँ भी आया वो तुरंत आपके कहाँ भेज देगा, ALU के पास, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसीलिए इसका नाम ही है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो केवल लॉजिकल को कंट्रोल करेगा और किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये लॉजिकल यहाँ पे क्या किया, सॉल्व किया, 2+2 को यहाँ पे दिखाया 4, देन ये किसको दिया, कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट ये क्या किया, यहाँ से ऊपर जाके आउटपुट में दर्शा दिया। अब आउटपुट की मदद से जो भी आपका आउटपुट डिवाइस है उसकी मदद से आप यहाँ पे रिजल्ट देख पाएंगे। अब फिर से उसी रिजल्ट को अगर आप फिर से जो यहाँ पे 4 आया है उसको सेव करना चाहते हैं तो इनपुट से यहाँ पे फिर देंगे ना कीबोर्ड से कमांड, भाई इसको आप सेव कर दो, तो फिर से कमांड सेव आएगा, इनपुट फिर उसको सेव लेगा और इस जो डेटा जो 4 है इसको यहाँ पे भेज देगा, कहाँ पे, स्टोरेज यूनिट के पास। प्रॉपर तरीके से आपका जो डेटा रहेगा वो सेव हो जाएगा। तो ये तो आपकी पूरी प्रक्रिया है CPU का, किस तरीके से CPU कार्य करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया ASCII कोड का, ठीक है ना, ASCII का, ठीक इसी प्रकार से मैं यूनिकोड का, ये ASCII कोड जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होता है।
इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होगा। लेकिन अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज चाहिए या और भी ढेर सारे आपके लैंग्वेज चाहिए तो उसके लिए हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, जैसे यूनिकोड जो बोलते हैं, यूनिकोड जो बोलते हैं ना, वो हमारे क्या अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कोड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश का बताया वैसे आपका हिंदी का भी होता है, कन्वर्जन इसी प्रोसीजर से ही होता है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग कोड पाया जाता है, ये फिक्स है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोसेसर की स्पीड। देखिए जो काम इतना फास्ट कर रहा है सीपीयू, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ही बहुत अच्छा होगा, और अच्छा नहीं रहेगा तो आज हम आप कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान करता है। अभी क्या करता है, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो भी आपका इसमें प्रोग्राम्ड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो ट्रांसफ़र करता है क्या बाइनरी के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया ना, जो आस्की कोड आपका उसी की मदद से क्या 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। भाई ये जो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा तो हमारा लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर का लैंग्वेज तो नहीं, कंप्यूटर का लैंग्वेज 1, ये आपका 5 टाइम 0 और 1 है, तो ये तो हमारा क्या कंप्यूटर की भाषा इसमें कन्वर्ट करने वाला आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज ही तो है, जिसकी मदद से आप बाइनरी यहाँ पे क्या बाइनरी कोड में परिवर्तित करते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रोसेसर, मतलब एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की मदद से आपको कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा कि अ हर्ज, ठीक है, इज 1 साइकिल पर सेकेंड, मतलब इसका ये हो जाएगा, ये एक यूनिट है इसका, देखिए अ हर्ज 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं 1 मिली हर्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 मिली साइकिल पर सेकेंड कहलाएगा। अगर 1000 यहाँ पे है तो मेगा हर्ज जो है तो 1 गीगा हर्ज के रूप में ये माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये बात करेंगे तो 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड के रूप में आपका ये यूज में आता है। ये अलग अलग इसकी यूनिट एंड स्पीड है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि अगर जब कभी भी CPU आपका रहेगा 2 गीगा हर्ज आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो अप्रॉक्सली वो स्पीड ऐसा देता है कि एनिमेशन में क्या 2000 मेगा हर्ज का वो स्पीड आपको प्रोवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 बिलियंस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये हैंडल हो रहा है, मतलब 2 बिलियंस, अब बिलियंस कितना होगा आप अनुमान लगा लीजिए, 2 बिलियंस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड वो कंट्रोल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, जो फटाफट वो आगे प्रोसीजर हो रहा है। गाइज उम्मीद करते हैं आपको ये CPU एंड वर्किंग ऑफ CPU एंड प्रोसेसर स्पीड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और हो सकेगा तो उसका वीडियो बना के आपको सामने मैं फिर से रिलीज़ कर दूंगा, जो कि आप पब्लिकली उसको इजी वे में देख पाएंगे। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके का वीडियो अट्रैक्टिव आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।